अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है मुताला पाकिस्तान नाहम क्लास का, और जो हमारा टॉपिक है वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म बने थे, तो क़याम पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या किरदार अदा किया उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। सियासत में आपकी दिलचस्पी इस वक्त शुरू हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए। उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने में आपने जो अहम किरदार अदा किया था, उसलिए आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 1909 में हिंदुस्तान में मंटो मार्ले इस्लाहात का नफाज हुआ। इसमें वासराय हिंद कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 हो गई, और बम्बई के मुसलमानों ने इसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम, दस्तूर होता है आइन, तरमीम तब्दीली करते हुए हुकूमत खुद इख्तियारी का अपना मकसद हयात बना लिया। आपकी मुदबराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिलाकर रख दी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बाइस 1920 में आपने कांग्रेस छोड़ दी थी कि कांग्रेस किसी भी तरह मुसलमानों को आगे नहीं आने देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साथ अपने अपने सालाना इजलास करने पर राज़ामंद हो गई। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कायद-ए-आज़म ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम कोई इनाम या रियायत नहीं चाहते और ना ही कोई किसी इम्तियाजी सियासी सलूक के आरज़ूमंद हैं। इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीखी मुआहिदा किया जिसे मिसाके लखनऊ कहते हैं। मिसाके लखनऊ हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद हुआ था और जुदागाना इंतखाब के लिए हिंदू को मना लिया गया था। उसे हम मिसाके लखनऊ कहते हैं। इसी मकाम पर उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का लक़ब दिया गया। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोल्ट एक्ट मंजूर किया। अब रोल्ट एक्ट वो कानून था जो गैर कानून था, जिसमें लामहदूद इख्तियारात दिए गए थे। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। इस कानून के तहत मुलजिम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जाता था। कायद-ए-आज़म ने इस मसूदा कानून मुखालफत की और इसे गैर आइनी करार दिया। एहतजाजन उन्होंने वासराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है जो वो महज़ब हुकूमत कहलाने का हक़ नहीं रखती। ताहम मुझे उम्मीद है वज़ीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को मशवरा देंगे कि वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दे। 1929 में कायद-ए-आज़म ने अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए थे। अब 14 नुकात नेहरू रिपोर्ट में पेश किए गए थे जो 1928 में कांग्रेस ने पेश की थी, और उसमें तमाम मफादात हिंदुओं के लिए थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात पेश किए थे। 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से 1932 तक लंदन में, और कायद-ए-आज़म ने पहली 2 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और ये दोनों ही नाकाम हो गई थी। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया। 1936-37 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। 1934 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के कहने पर इंग्लिस्तान से वतन वापस आ गए। इनको मुस्लिम लीग की सदारत सौंप दी गई। आपने दिन रात करके मुसलमानों के इस परचम तले जमा किया। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग खित्ते की ज़रूरत है जिसमें अपनी अक्सरियत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें, और इस जलसे की सदारत कायद-ए-आज़म ने की थी। मुस्लिम लीग ने 1945-46 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करके अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वाज़िया कर दिया था कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। इन इंतखाबात में आपकी क़यादत में मुस्लिम लीग ने मरकज़ में 100% और सूबाई असम्बलियों में 90% कामयाबी हासिल की थी। आपने काबीना मिशन की तजवीज़ का, जिसके तहत अंग्रेज़ कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे, डट कर मुकाबला किया और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बनाया। इस मिशन को बिलाखिर तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था,
14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اسی طرح اہم بات ہے اس میں کہ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی کا قتل بھی ہوا۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔